कि हम ना इस टॉपिक में अक्सर फंस जाते हैं। हम ये ध्यान नहीं देते कि लिमिटिंग रिएजेंट सर कौन सी होगी। जितनी भी रिएक्शंस होती है ना, वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही चलती है। तो लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्टेंट के अंदर जो भी होगा, वो रिएक्शंस को गवर्न करेगा, वो रिएक्शंस की डायरेक्शन को तय करेगा। वो ये बताएगा कि कितने प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं और कितना प्रोडक्ट बचा हुआ है, कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है और कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ये कौन सा बता रहा है दोस्तों? लिमिटिंग रिएजेंट ही बताएगा। अब सर आपने ये तो बोल दिया, बट अब एक चीज तो बताओ, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, कैसे सॉल्व? तो मैं आपका टीचर अमन स्वागत करता हूँ ड्यूका एकेडमी में। और आपके लिए आज लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। लिमिटिंग रीजन को हम समझेंगे और फिर इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि लिमिटिंग रीजन क्या होता है। आप सबने घर में मैगी बनाई होगी, और नहीं तो खैर अपने बहनों से, अपने भाइयों से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से मैगी बनवाई होगी, है ना? मैगी तो सबको पसंद है, ठीक है। तो मैगी जब बनाते हो आप, तो मैगी बनाते टाइम आप इस बात का ख्याल रखना कि लिमिटिंग रीजन कौन सी चीज होती है। देखो ध्यान से देखो, समझ में आएगा आपको। सपोज करो मुझे मैगी बनानी थी, और मैगी आपको एक पर्टिकुलर टाइप की मैगी ही अच्छी लगती है। वो ऐसी मैगी है ना कि जिसमें 1 कप पानी डालोगे आप और एक मैगी का पैकेट डालोगे, तो ये मुझे 50 ग्राम नूडल्स बना के देगा। ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने 1 कप पानी, एक मैगी का पैकेट, तो 50 ग्राम मेरे को क्या मिले? मैगी मिल गई, जो मुझे अच्छी लगती थी। सपोज करो दोस्तों मैंने 2 कप पानी लिया है और एक ही मैगी लिया है, तो फिर कितना मैगी बनेगा? देखो बनने को तो पानी डाल दोगे ज्यादा मैगी बन जाएगा, बट मुझे 1 कप वाला पानी ही लेना है। ठीक है। इसको ऐसे समझो कि यदि मुझे 1 कप पानी चाहिए तो 1 कप तो एक्स्ट्रा है ना, यानी कि अब 50 ग्राम ही बनाना है मेरे को, तो मुझे एक ही कप लेना पड़ेगा इसमें। एक दोबारा एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज करो कि आपको मैकडोनाल्ड में जाके, मैकडी में जाके बर्गर खाना है। बर्गर खाने गए आप, सर मुझे ना पापा मम्मी जिनके साथ भी जाओ, आप बर्गर खाने गए हो और आपको लगता है कि ये मेरे को ना बहुत पसंद है, तो आप खाओगे? तो खा लो। तो खाओगे जब आप बर्गर, तो वो बनाते कैसे होंगे? हम उनके बनाने के तरीके से आज लिमिटिंग इंग्रेडिएंट समझेंगे। सपोज करो कि बर्गर जब खाते हो तो उसमें क्या होता है दोस्तों? बन्स होते हैं ना। तो सपोज एक बन्स है मेरे पास, और एक सिंपल आप घर में बर्गर बना रहे हो, एक बन्स, एक ककम्बर और एक चीज लेते हो आप, तो आपका एक परफेक्ट बर्गर बनता है। उसके अंदर एक बन है, एक बर्गर ककम्बर है और एक चीज है। तो ये स्टैंडर्ड है। ये क्या है? अपना स्टैंडर्ड है। तो आप सपोज करो कि आप एक बन लेके आए और 2 ककम्बर लेके आ गए और 2 चीज लेके आ गए, तो कितने बर्गर बनेंगे? अरे एक ही बनेगा ना। क्यों एक बनेगा? क्योंकि बन तो एक ही था, है ना? 2 चीज रहने से क्या होता है? बन तो मेरा एक ही था ना। तो इसके अंदर जो लिमिटिंग क्वांटिटी है, जिसके अकॉर्डिंग बर्गर बना है, वो मेरे पास क्या है? बन है। तो जो सबसे कम अमाउंट में है। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो कि मेरे पास 4 बन है और मेरे पास 3 चीज है और मेरे पास एक कुकुम्बर था भाई, और मेरे पास 2 चीज है, तो मेरे को कितने बर्गर बनेंगे? 4 बन्स हैं। 4 बन होने से क्या होता है सर? कुकुम्बर तो 3 ही है ना। एक बन में एक कुकुम्बर तो डालोगे। और 3 होने से क्या होता है सर? चीज तो 2 ही है ना। तो यानी जो परफेक्ट बर्गर बनेगा, जिसके अंदर बंस भी हो, चीज भी हो और कुकुम्बर भी हो, वो कितने होंगे दोस्तों? वो केवल और केवल 2 ही बनेंगे। 2 क्यों बनेंगे? बिकॉज हमें चीज तो चाहिए ही। तो आपके पास 4 बंस हैं, बट उसमें से 2 का यूटिलाइजेशन हो रहा है, बिकॉज 2 ही चीज अवेलेबल है। तो वो 2 ही बंस में जा पाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो यानी कि जो लिमिटिंग क्वांटिटी में होती है ना, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। जैसे कि आप
चाय बनाते होगे, तो 1 कप दूध और 1 कप पानी लेते होगे, सपोज करो, तो आपको 1 कप चाय बनती होगी, है ना। बट आप सपोज करो 2 कप दूध ले रहे हो और 1 कप ही पानी ले रहे हो, तो चाय कितना बनेगा? उसी रेशियो में चाय चाहिए आपको जैसे पहले थी, 1 ही कप बनेगा ना। तो जो लिमिटिंग क्वांटिटी में है, उस पे क्या डिपेंड करता है? उस पे ये डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैसा बन रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर लिमिटिंग क्वांटिटी में क्या था दोस्तों? बंस है, तो बंस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर क्या था लिमिटिंग क्वांटिटी में? सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर चीज था, तो चीज ये डिसाइड कर रहा है कितने प्रोडक्ट बनेंगे। समझ में आ गया? तो लिमिटिंग रिएजेंट हमें क्या बताता है कि जब दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं ना, तो उनमें से एक जो होता है ना वो कम क्वांटिटी में होगा, तो उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। दैट मीन्स कि व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट रिएक्ट, देन वन इज इन द लेस क्वांटिटी विच इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी लिमिटेड, है ना। देखो, और लिमिटेड रिएक्टेंट क्या रिएक्ट करता है? प्रोडक्ट को डिसाइड करे कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है। जैसे कि A प्लस बी इक्वल टू सी था, ये दिखा रहा है कि 1 मोल A रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ बी टू फॉर्म 1 मोल सी। सपोज 5 मोल A का दे दिया गया, 10 मोल B का दे दिया गया, तो यहाँ पर C कितना फॉर्म होगा? अरे C भी तो 5 ही मोल फॉर्म होगा ना, कि बिकॉज इसके 1 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो इसके 5 मोल से इसका भी 5 मोल रिएक्ट करेगा ना, तो C कितना फॉर्म होगा? 5 ही मोल फॉर्म होगा। और कितना B जो है अनरिएक्टेड बच जा रहा है रिएक्टेंट के अंदर, तो 5 मोल बच जाएगा सर। ठीक है, एक और एग्जांपल समझाता हूं आपको। मैं स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपको ये सिखाने वाला हूं कि लिमिटिंग रीजन फाइंड कैसे करते हैं। देखो, ये बहुत अच्छा तरीका है जिसको कि समझने के लिए, बट मैं आपको लास्ट में जब क्वेश्चन कराऊंगा तो एक शॉर्टकट भी बताऊंगा जो इससे भी अच्छा तरीका है। अभी के लिए आप सबसे पहले ये जान लो कि कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट गिवन है, 2p+3q इज इक्वल टू 4c+5d। 2p+3q इज इक्वल टू 4c+5d। यहां पर हम ये देखेंगे कि मोल्स ऑफ p कितने हैं, गिवन है 10, और मोल्स ऑफ q कितने हैं, 50। हमें ये पता करना है कि मोल्स ऑफ c और मोल्स ऑफ d क्या होगा। ये मेरा सिंपल क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये सबसे पहले करना है कि रेशियो देखना है, दैट इज मोल्स ऑफ p डिवाइड बाय मोल्स ऑफ q, क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ p और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ q के इक्वल है। जैसे कि यहां पर देखो, मोल्स ऑफ p कितना नजर आ रहा है हमारे पास? मोल्स ऑफ पी कितना नजर आ रहा है मेरे पास? मोल्स ऑफ पी ना सर, मोल्स ऑफ पी मेरे पास 10 नजर आ रहे हैं, और मोल्स ऑफ क्यू कितना दिख रहा है दोस्तों? 5 दिख रहा है। और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है? पी का 2 दिख रहा है सर, और क्यू का कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखो, क्या 10/50 इक्वल टू 2/3 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो यदि मोल्स ऑफ दिस डिवाइड बाय मोल्स ऑफ दिस इज नॉट इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दिस डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दिस, देन इट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम। यदि दोनों के मोल्स का रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम। मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, मोल के रेशियो को आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो से इक्वेट करना है। यदि वो इक्वेशन इक्वेट नहीं हो पा रही, दैट मीन्स कि वो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। तो पहले तो हम ये फाइंड करेंगे कि क्या इसमें कोई भी रिएजेंट लिमिटिंग क्वांटिटी में है या नहीं है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं दोस्तों? लोएस्ट ऑफ दिस इज एलआर। लोएस्ट ऑफ क्या है? एलआर है। अब देखो, लोएस्ट कितना करना है? मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का। तो पहले वाले केस के अंदर मैं इक्वेशन को दोबारा यहां लिख देता हूं, 2p+3q इक्वल टू 4c+5d। इक्वेशन है 2p+3q इज इक्वल टू 4c+5d, और यहां पर p का मोल्स है और q का मोल्स है। कितना है दोस्तों? p का मोल्स गिवन है 10 और q का 50। p का 10 है और q का 50 है। ठीक है, ये देख लिया हमने। तो मैं क्या देख रहा हूं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ p डिवाइड बाय
मोल्स ऑफ पी डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ पी इज इक्वल टू 10/2, बिकॉज मोल्स ऑफ पी कितना है 10 है और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो दिस इज 10/2। मोल्स ऑफ क्यू डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ क्यू इज 50/3। देखो ना, क्यू का मोल कितना है दोस्तों 50 है और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3 है, तो 50/3। तो लिमिटिंग रिएजेंट इन दोनों में जो लोएस्ट कौन है, ये वैल्यू तो अप्रोक्सीमेटली 5 आ गई और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 16 पॉइंट कुछ आती है सपोज करो। तो इन दोनों में लोएस्ट कौन है दोस्तों, पी वाला। तो जो पी लोएस्ट है ना, वो हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, जो लिमिटिंग क्वांटिटी में है, दैट इज पी। समझ में आया। रेशियो को आपको देखना है कि लोवेस्ट कौन सा आ रहा है, इसमें लोवेस्ट कौन सा आ रहा है, मोल्स ऑफ पी डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ पी, तो दैट इज पी इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया तो गेम आसान हो गई। कैसे, अब पी के अकॉर्डिंग सारी चीजों को गवर्न कर लो। क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया था सी का मोल। अब हमने क्या करना है, मान लो मैं दोबारा से रिएक्शन लिखता हूं, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 4c प्लस 5d, और यहाँ पर Na की वैल्यू, Np की वैल्यू गिवन है और Nq की वैल्यू गिवन है। कितना है दोस्तों, Np हमारा 10 है, Nq 50 है। दिस इज 10 एंड दिस इज 50। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, हमें P का डिवाइड बाय उसी के अकॉर्डिंग सबको गवर्न करना है। तो यहां से देखो, मोल्स ऑफ P कितना है दोस्तों 10 है और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2 है, विच इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C, जो कि मुझे पता नहीं है सर, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ C जो कि 4 है। देखो ध्यान से, 4 है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट C का, 4 कर दिया मैंने। यहां से NC की वैल्यू आ गई, दैट इज 40। 40 कह रहा हूँ, 20 होगी ना, 20 होगी ना दोस्तों, बिकॉज ये 2 5 जा, ये 2 5 जा 10 और एनसी कितना हो गया 20। समझ में आ गया। अब यदि इसने मेरे से ये पूछा होता, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ डी डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी, तो बताओ पी का मोल्स कितना है 10 और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, विच इज इक्वल टू डी का मोल्स कितना है पता नहीं और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है डी का 5। तो यहां से डी का मोल्स कितना निकल जाएगा 25। आ गया समझ, क्लियर है दोस्तों। देखो लिमिटिंग रिजल्ट निकालने का तरीका मैंने बताया और ये भी बता दिया आप कैसे मोल्स निकाल लोगे। इस फॉर्मूले से आप कोई भी क्वेश्चन लगाओ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बहुत आसान तरीका है और बहुत ही आसान है। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ एनसीईआरटी का, बहुत सही क्वेश्चन है और मैं करवा के दिखाता हूँ आपको कैसे सॉल्व करोगे। इसी फॉर्मूले से कराता हूँ, इसी तरीके से कराता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ग्राम, सॉरी 54 ग्राम, 54 ग्राम अल्मोनियम रिएक्ट विद 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को जब आप 160 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हो, तो मुझे बताओ कि प्रोडक्ट का मास कितना आएगा, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, तो बॉक्साइड भी कहते हैं। ये कितना आएगा आपको, 4 से ठीक है। तो देखो यहां पर हम क्या निकालेंगे, 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम है और 160 ग्राम मेरे पास क्या ऑक्सीजन है, मुझे निकालना फाइंड द वेट ऑफ प्रोडक्ट। देखो दोस्तों कैसे हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, हम धीरे धीरे देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज, 54 ग्राम एल्यूमिनियम है मेरे पास, तो मेरे को एक बात बताओ, यहां से यदि मैं ये निकालना चाहूं, व्हाट इज द मोल ऑफ एल्यूमिनियम, व्हाट इज द मोल ऑफ एल्यूमिनियम हियर, which is equal to given mass of aluminium, that is 54 divide by molecular mass of aluminium, that is 27। एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर मास होता है 27। ठीक है दोस्तों, तो दैट मीन्स 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आ गए 3, गिवन मास अपॉन मोलर मास कर दिया हमने। ठीक है, और हमने सिमिलरली क्या कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकाल लिया। गिवन मास कितना है दोस्तों 160, ये रहा, और मोलर मास कितना है O2 का, O2 है मेरे पास, ध्यान से देखना O2, दैट मीन्स 32।
यार 5 आ गया ये। अब बताओ, अल्यूमिनियम का मोल्स निकल गया, ऑक्सीजन का मोल्स निकल गया मेरे पास। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम। अब देखो, एक बात बताओ मेरे को, एलू हमने क्या देखा था यहाँ पर, इसके केस में हम मोल्स का रेशियो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो डिवाइड कर रहे थे। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मोल्स के रेशियो को डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 which is equal to 3/5 and stoichiometric coefficient of aluminium divide by stoichiometric coefficient of O2 which is equal to 4/3। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है सर। अब जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये लिमिटिंग रीजेंट प्रॉब्लम है। देखो मैंने क्या करा क्वेश्चंस के अंदर, मैंने सबसे पहले दोनों का मोल्स निकाल लिया। मोल्स निकालने के बाद मैंने मोल के रेशियो को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो से कंपेयर करा। मोल्स के रेशियो कितना है दोस्तों? 3/5, 3/5। और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो कितना है? 4/3। इससे मैंने कंपेयर करा तो देखा कि यार इक्वेट नहीं हो रहे, तो यानी कि ये लिमिटिंग रीजेंट की प्रॉब्लम है। अब जब लिमिटिंग रीजेंट की प्रॉब्लम मुझे समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आसान हो गया, बिकॉज इन दोनों में से हम ये डिसाइड करेंगे सबसे पहले कि सर लिमिटिंग रीजेंट कौन सा होता है। वो कैसे डिसाइड करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है इसका, एल्यूमिनियम का 3, और कोएफिशिएंट कितना है 4। तो हम यहां से लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम विच इज इक्वल टू, कितना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, अभी निकल के आया मेरे पास थ्राइस, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 4, दैट इज 3/4। और यहां से हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2। कितना आ रहा है? O2 का मोल्स कितना है 5, और कोएफिशिएंट कितना है दोस्तों 3। तो क्या आ रहा है? 5/3। अब आप मेरे को बताओ, 3/4 ज्यादा छोटा है या 5/3 ज्यादा छोटा है? इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आ रही है, इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी, है ना? तो यानी कि ये वैल्यू छोटी है, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज स्मॉल, दिस वैल्यू इज स्मॉल। इसका मतलब क्या है कि लिमिटिंग क्वांटिटी में और लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा प्रेजेंट है दोस्तों? लिमिटिंग रिएजेंट इज एल्यूमिनियम। समझो मेरी बात, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सी है यहाँ पर? एल्यूमिनियम है, बिकॉज ये रेशियो सबसे लोवेस्ट आ रहा है दोनों में। तो अब हमें लिमिटिंग रिएजेंट एल्यूमिनियम पे आ जाएगा, तो रिएक्शंस एल्यूमिनियम के अकॉर्डिंग ही गवर्न होगी। तो दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे अब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Al2O3। तो मेरे को बताओ कि एल्यूमिनियम का मोल्स कितना है, यहाँ पे निकाला हुआ है। एल्यूमिनियम का मोल्स कितना है 3, और कोएफिशिएंट कितना है 4। तो 3/4, 3/4 इज इक्वल टू Al2O3 का मोल्स कितना है, देखो ध्यान से, Al2O3 पता नहीं सर, और कोएफिशिएंट कितना है 2। तो मोल्स ऑफ Al2O3 डिवाइड बाय 2, यहां से क्या मेरे पास मोल्स ऑफ Al2O3 नहीं आ जाएगा? 3/2, मोल्स ऑफ Al2O3 कितना आ गया दोस्तों? 3/2। तो 3/2 मेरे पास Al2O3 का मोल्स आ गया, ठीक है। तो अब हम Al2O3 का मोल्स पता है हमें, और मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास हमें पता चलेगा Al2O3, वहां से हम निकाल लेंगे। तो क्या मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं होगा? ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, फाइंड द वेट ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या वेट ऑफ प्रोडक्ट निकल जाएगा यहाँ से? कोई डाउट आ रहा है आप लोगों को?
वेट और प्रोडक्ट निकल जाएगा। अभी कुछ नहीं करना, फॉर्मूले पे रखना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। Al2O3 है मेरे पास, एल्यूमिनियम 27 × 2 प्लस 16 × 3। एल्यूमिनियम का 27 होता है, दैट मीन्स 54 प्लस 48, दैट मीन्स 102। तो दैट मीन्स कि कितना आ गया ये 102। तो यहां से क्या मास निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास मास आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, तो बहुत आसान है, आपको बस समझना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है और फिर जाके सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम सीखते हैं। मैंने कितने आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है, आप लोग भी आराम से क्वेश्चन को देखो और ये सोचो कि सर ने क्या बताया था। तो दोस्तों ऐसे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमने अब मोल कॉन्सेप्ट में ना बिल्कुल ही आखिरी पड़ाव पे हैं हम, बिल्कुल ही आखिरी पड़ाव पे हैं, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन इसके देख लिए हैं। बस हमें इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के क्वेश्चंस देखने हैं। इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देखने जा रहे हैं और हमने बाकी सारे क्वेश्चंस देख लिए। हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से ये डिसाइड करा कि कैसे आप मोल कॉन्सेप्ट में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की हेल्प से नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हो और फिर नंबर ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट निकाल रहे हो और कितना रिएक्टेंट बच रहा है और कितना रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों, हम ये भी आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो आसान बहुत है, हमें बस प्रोसेस को फॉलो करना है और प्रोसेस को फॉलो करना हम आपको सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होते हैं ना, जो सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशियो है ना, उसको हम इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे कि मैं एसिटिक एसिड का एग्जांपल लेता हूं, इसमें कार्बन के कितने एटम है, 1 है। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4 है। और ऑक्सीजन के 2 है। तो ये सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशियो है क्या, ठीक है। बट कार्बन के यहाँ पे आपको 2 एटम दिख रहे हैं। बट जब कार्बन के 2 एटम दिखेंगे ना, तो कार्बन के 2 एटम का क्या मतलब है दोस्तों, कार्बन के 2 एटम का मतलब है, आप ये सिंपल रेशियो है नहीं, क्योंकि ये आप इसको 1:2:1 के रेशियो में भी लिख सकते हो। देखो, दिस इज दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो एक्चुअल रेशियो दिखा रहा है, दैट इज C2H4O2। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट जो सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशियो को दिखाएगा ना, दैट इज कॉल्ड इंपेरिकल फॉर्मूला। इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा सबको, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। दैट मीन्स कि मैं इंपेरिकल फॉर्मूला में सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशियो को डिनोट करूंगा। कितना आसान है, जब सिंपल है होल नंबर रेशियो आ जाए ना, दैट इज कॉल्ड इंपेरिकल फॉर्मूला। बट जब एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को हम लिखते हैं ना, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हम एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को लिखने वाले हैं और इंपेरिकल फॉर्मूले में हम सिंपलेस्ट एटम को लिखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन करके मैं इसको समझाता हूं आपको। जनरली ये टॉपिक लोगों को टफ लगता है। अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, आपको पेपर में वैसे वैसे ही करना है, वही टेबल बनानी है, वही इक्वेशन लिखनी है। बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों, भरोसा रखिए। इसलिए आराम से लेक्चर को देखो और समझने का ट्राई करो कि सर क्या सिखाना चाहते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ कंपाउंड परसेंटेज कार्बन इज 37.5 ग्राम। एक कंपाउंड के अंदर कार्बन की परसेंटेज 37.5 ग्राम थी, हाइड्रोजन की परसेंटेज 12.5 ग्राम थी। दिस इज 12, है ना। कार्बन की परसेंटेज कितनी है, 37.5 ग्राम। हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है, 12.5 ग्राम। और रेस्ट ऑक्सीजन है, दैट मीन्स 50% कितनी है, ऑक्सीजन है। हमें ये पता करना है कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, इफ मॉलिक्यूलर मास इज 64, यदि मॉलिक्यूलर मास 64 है तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, हमें ये जानना है दोस्तों।
तो हमने क्वेश्चन को पहले ध्यान से देख लिया। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक कंपाउंड के अंदर कार्बन की परसेंटेज गिवन है, हाइड्रोजन की परसेंटेज गिवन है, ऑक्सीजन की परसेंटेज गिवन है। मुझे ये बताना है कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। समझ में आया आपको? देखते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज, एटम मेरे पास सबसे पहले आप ये टेबल को बनाना है आपको। ये टेबल मैंने जैसे बनाया है आपको भी वैसे ही बनाना है। इस टेबल को आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करके आराम से देखना। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एज इट इज इस टेबल को 2 बार ही 3 बार ही आप प्रैक्टिस कर लो, पेपर के अंदर यही टेबल आपको बनाना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले इस टेबल को बनाने में सबसे पहले कॉलम में हमने एटम लिखा है कि यार आखिर कौन कौन से एटम गिवन है। उसके बाद हमने लिखा है परसेंटेज कंपोजिशन, उस एटम की कितनी परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है। हमने दोनों चीजें देखी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि मोल्स कितना है उसका। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशियो कितना है। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि एटम कौन से हैं। तो सर एटम तो कार्बन का है, एटम तो हाइड्रोजन का भी है और एटम तो ऑक्सीजन का भी है। क्वेश्चन के अंदर तो गिवन है। और वो क्वेश्चन में क्या दिख रखा है कि कार्बन की परसेंटेज कितनी है, 37.5 ग्राम। तो हम 37.5 ग्राम ले लेंगे इसका मास। जितनी परसेंटेज गिवन होगी ना उतना ही हम मास लेंगे। जितनी परसेंटेज गिवन होती है उतनी हम मास लेते हैं। तो कार्बन का मास 37.5 ग्राम हो जाएगा, हाइड्रोजन का मास 12.5 ग्राम हो जाएगा और ऑक्सीजन का मास 50 ग्राम हो जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि कार्बन की परसेंटेज कितनी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है और ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है। तो सबसे पहले कॉलम में हमने एटम लिखा है, दूसरे में हमने परसेंटेज कंपोजिशन लिखा है। उसके बाद हम मोल्स निकालेंगे। मोल्स क्या होता है सर? गिवन मास अपॉन मोलर मास। हम क्या करेंगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, 37.5 ग्राम हमारे पास कार्बन गिवन है और कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना है दोस्तों? 12, 1 दर्जन, 12 ग्राम। तो 37.5 डिवाइड बाय 12 कर देंगे। दैट मीन्स कि 3.125 निकल के आएगा आपका। हाइड्रोजन का कितना होता है भाई? 1 ग्राम होता है मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास 12.5 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 12.5। ऑक्सीजन का मास कितना होता है दोस्तों? 16 ग्राम होता है। तो 50 गिवन मास है डिवाइड बाय 16, दैट इज इक्वल टू 3.125। हमने क्या देखा? कार्बन के भी मास निकाले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भी। हमने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों के मोल्स निकाल लिए। दैट मीन्स 3.125, 12.5 एंड 3.125। हमने तीनों के मोल्स निकाल लिए। तो हमने अब हम क्या करेंगे? सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशियो। इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है कि आप क्या करोगे, इस ये जो मोल्स निकला है इसमें सबसे जो छोटा मोल है ना, छोटे क्वांटिटी का, उससे सबको डिवाइड करो और सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो। क्या बोल रहे हो सर ये आप? ये मैं कह रहा हूं दोस्तों कि कार्बन का मोल कितना है? 3.125 और हाइड्रोजन का कितना है? 12.5 और ऑक्सीजन कितना है? 3.125। तो सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिंपलेस्ट का मतलब है कि आप सबको सबसे छोटे वाले नंबर दैट इज 3.125 से डिवाइड करोगे। तो 3.125 डिवाइड बाय 3.125 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 12.5 डिवाइड बाय 3.125 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। 3.125 डिवाइड बाय 3.125 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। समझ में आया मैंने क्या करा? सबसे छोटे वाले से सबके मोल को डिवाइड कर दिया। सबसे छोटे वाले से सबके मोल को डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास सबसे छोटा वाला कौन सा था? 3.125। मैंने इससे सबके मोल को डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास कार्बन का कितना आ गया रेशियो? 1, हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का कितना आ गया दोस्तों? 1 आ गया। ठीक है, तो कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का 4 है और ऑक्सीजन का 1 है। तो कार्बन का कितना आया दोस्तों? हाइड्रोजन का कितना आया और ऑक्सीजन का कितना आया? कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का 1। तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आएगा दोस्तों? CH4O। दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला।
और मॉलिक्यूलर इंपेरिकल फॉर्मूला का मास कितना गिवन है दोस्तों, ऐड करो। कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 4 और इसका 16, दैट इज 32। तो यदि मेरे से क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा होता तो हम उसको भी निकाल सकते थे, वो भी एक स्टेप ऊपर करके। कैसे, अभी सिखाता हूं। हमने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया, हमने इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, एन फैक्टर नाम की एक चीज होती है जिसको कैलकुलेट करेंगे। एन फैक्टर इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है दोस्तों, मास 64 और इंपेरिकल फॉर्मूला 32, दैट इज इक्वल टू 2। दिस इज एन फैक्टर, दिस इज एन फैक्टर। तो दोस्तों जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रखा हो तो याद रखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला विच इज इक्वल टू 2 इंटू CH4O, दैट इज C2H8O2। समझ में आ गया, कितना आसान है दोस्तों। इस कॉन्सेप्ट में ना लोग फंसते हैं बार बार, बट आपको ध्यान से समझना है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा दोस्तों, दोबारा से समझाता हूं सेम क्वेश्चंस को, ध्यान से देखो। हमें ये क्वेश्चन दे रखा था कि एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तीनों की परसेंटेज गिवन है और हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास की पता है, हमें इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है ना, और सपोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे। एक टेबल हम बनाते हैं, तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक टेबल बनाया। इस टेबल के अंदर हमने पहला कॉलम एटम का लिखा है, दूसरा कॉलम परसेंटेज कंपोजिशन का लिखा हुआ है और तीसरा है मोल्स का और लास्ट में वोल नंबर रेशियो। अब बताओ मेरे को, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परसेंटेज कंपोजिशन मैंने यहाँ पे लिखे, इसके मोल्स निकाल दिए, इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके मोल्स आ गए। अब जो सबसे छोटा मोल है ना उससे सबको डिवाइड करना है, तो मैंने सबसे 3.125 को डिवाइड कर दिया, तो रेशियो आ गया 1:4:2। यही हो जाएगा अपना इंपेरिकल फॉर्मूले का रेशियो, दैट इज सी का 1, एच का 4, ऑक्सीजन का 1, दैट इज CH4O। CH4O इज योर इंपेरिकल फॉर्मूला। तो हमने यहां से इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया CH4O। इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लेंगे, यहां से 32 आ जाएगा। तो एन फैक्टर नाम की चीज यहां भी कैलकुलेट कर लेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो कि गिवन है 64 डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास दैट इज 32 विच इज इक्वल टू 2। एन फैक्टर 2 आ गया, तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला दैट इज C2H8। समझ में आ गया दोस्तों। इस तरीके से हम इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चंस हमने आज ना मोल कॉन्सेप्ट के थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डील करे हैं और थोड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को समझे हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तब हम एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा आपको, जो कि मैंने आपको वादा किया था उसको भी हम यहाँ करने वाले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए